नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बीपीएससी टीआरई 2 के डांस के पेपर का हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। यह जो पेपर है वो सेट ए का है। सबसे पहला क्वेश्चन है, रस, भाव एवं व्यंजना से युक्त प्रदर्शन को क्या कहते हैं। सीरीज के जो आंसर की में दिया हुआ है आंसर, वो है आपका नृत्य। नृत्य जो है उसमें भाव विहीन और सपाट चेहरे का मतलब अभिनय विहीन प्रदर्शन किया जाता है। सो इस लाइन को वो फॉलो नहीं करता, भाव वाले वर्ड को फॉलो नहीं करता, इसलिए नृत्य नहीं होगा। और नाट्य में संवाद होता है, सो यहाँ पे नृत्य सही ऑप्शन है आंसर की के अनुसार भी। और नृत्य जो है रस, भाव, व्यंजना से युक्त प्रदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य में हाथों की विशिष्ट बनावट को क्या कहते हैं। तो हाथों की जो विशिष्ट बनावट है वो मुद्रा होती है। आंसर की के अनुसार यही सही है। हस्त संचालन पूरा एक लयात्मक क्रिया हो जाएगी और आंगिक अभिनय अंग से हुआ, उसमें हाथों का वर्णन नहीं है, तो सही आंसर मुद्रा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बोल को 3 बार दोहराने को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है चक्रदार, चक्रदार कहते हैं। चक्रदार की परिभाषा आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि 3 बार बोल को दोहराया जाता है। यह तिहाई के लिए भी होगा। अगर यहाँ तिगुन के बजाय तिहाई होता तो ऑप्शन में उसे भी आपको सेलेक्ट करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालका एवं बिंदादीन महाराज किस घराने के नर्तक थे। इनका घराना लखनऊ घराना है। यह आंसर की में भी यही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक नृत्य पर सबसे अधिक प्रभाव किस काल का पड़ा। सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा था वो मुगल काल का पड़ा था। रामायण काल में भी नृत्य था, लेकिन प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा कहा जाएगा क्योंकि प्रभाव पड़ने का मतलब है बहुत सारे चीजों का जुड़ना या परिवर्तित होना, उनका रूप परिवर्तित होना। रामायण काल और वैदिक काल जो मतलब प्राचीन समय रहा है, उसमें नृत्य का कोई रूप परिवर्तित नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बोल को ताल लय के साथ पढ़ने को क्या कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आंसर की में भी दिया हुआ है, पढ़ंत करना। वैसे बोल लगाने से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन बोल लगाना इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह नृत्य की शब्दावली नहीं है। नृत्य के जो शब्द होते हैं वो नहीं है। यह नृत्य की शब्दावली में पढ़ंत करना ही बोला जाता है बोल लगाने को। तो बोल लगाना भी यहाँ कंफ्यूज कर रहा है, पर ऑलरेडी यहाँ पढ़ंत करना अवेलेबल है, तो सही ऑप्शन यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवती उमा के द्वारा सुकोमल श्रृंगारिक नृत्य को क्या कहते हैं। तो भगवती उमा यानी शिव जी की पत्नी पार्वती, और पार्वती के द्वारा आप लोगों ने पढ़ा है कि लास्य नृत्य का उद्भव हुआ था। तो और लास्य नृत्य की परिभाषा में है भी कि सुकोमल और श्रृंगारिक नृत्य है यह, तो सही ऑप्शन लास्य है आंसर की के अनुसार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक नृत्य में पैरों की भाषा को तत्कार कहते हैं। तिहाई और लड़ी भी पैर से ही किए जाते हैं, लेकिन पैरों की जो प्रथम भाषा बनती है, मतलब पैरों से जो पहला हम लोग सीखते हैं जो भी क्रिया, उसे तत्कार ही कहते हैं। या पैरों से जो भी चीजें प्रस्तुत की जा रही हैं वो तत्कार ही कही जाती है, चाहे वो लड़ी भी क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भातखंडे और पलुस्कर पद्धतियां क्या है। तो ये आपने अक्सर पढ़ा होगा, ताल पद्धति। आंसर की के हिसाब से भी यही है जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूलताल कितनी मात्राओं की ताल है। सूलताल 10 मात्राओं की ताल है। ठुमरी गाकर भाव बताना किस घराने की विशेषता है। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है क्योंकि आंसर की के हिसाब से बताया गया है कि बनारस घराना होगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने कहीं पढ़ा है कि ये लखनऊ घराना में ऐसा होता है, ठुमरी गाकर भाव बताना।
उसकी वजह भी है क्योंकि ठुमरी जो गायन शैली है वो लखनऊ घराने में ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो ठुमरी पे भाव भी तो लखनऊ घराने में ही होगा। और अगर तीनों घरानों की विशेषता देखी जाए तो लखनऊ घराना में श्रृंगार प्रधान नृत्य होते हैं, भाव प्रधान, जिसमें श्रृंगार प्रधान ठुमरी से रिलेट होता है। और बनारस घराना इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ शुद्ध नृत्य, सात्विक भाव वाला नृत्य ज्यादा होता है। और तत्कार जो भी होते हैं तत्कार वो बोल पर आधारित होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर की में आया है बनारस घराना, वो मेरे लिए रॉन्ग है। आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। और वैसे भी अगर आपको ऑब्जेक्शन देना है तो ये आसानी से किसी भी कथक की जो बुक होगी जिसमें नृत्य का विशेषता लिखा हुआ होगा उसमें आपको वहां पे स्पष्ट रूप से लखनऊ घराने का ठुमरी गाकर भाव प्रदर्शन करने का मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए आंसर की के हिसाब से सही नहीं है। की में आई थिंक बनारस दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पखावज के जोरदार बोलों को क्या कहते हैं? पखावज के जोरदार बोलों को परण कहते हैं। प्रीमलू जो होता है, प्रीमलू में नेचर से रिलेटेड, पखावज से रिलेटेड, नृत्य से रिलेटेड वर्ड्स को एक साथ पिरोया हुआ होता है। सो सही ऑप्शन सी है आंसर की के अनुसार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र के अनुसार अंगहारों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है 32। 108 जो है वो करण का है, ठीक है ना। करणों की संख्या अगर आपसे पूछी गई होती तो उसका जवाब होता 108 करण, और आपका जो 32 है वह अंगहार हो गया। अब यहाँ जो 10 दिया वो किस लिए हो सकता है? 10 आपके ताल के प्राण हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सा रे ग म प ध नी क्या है? ऑप्शन में जो दिया है स्वर, श्रुति और नाद। तो ऑप्शन सही है आंसर की के अनुसार भी कि स्वर है। जाहिर सी बात है सारे ग म प ध नी से आप पहली एक बारगी अगर सुनेंगे तो क्या है, सीधा सा जवाब आएगा कि स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भातखंडे पद्धति में सम के स्थान के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? भातखंडे पद्धति यानी उत्तर भारतीय पद्धति, और उत्तर भारतीय पद्धति में सम का चिन्ह क्रॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु दिगंबर पद्धति में खाली के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विष्णु दिगंबर पद्धति में जो खाली होता है, विष्णु दिगंबर यानी दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति, उसके लिए खाली का जो होता है वो प्लस का चिन्ह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूथे हुए आटे का प्रयोग किस वाद्य में किया जाता है? इसका सही जवाब होगा पखावज के बाएं भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पताका हस्त मुद्रा में जब अनामिका उंगली को झुका देते हैं तो कौन सी मुद्रा बनती है? आप जानते हैं कि पताका उंगली में सारी उंगलियां सीधी रहती है, जब अनामिका यानी छोटी उंगली के पास वाली उंगली को झुकाएंगे तो वो बनती है त्रिपताका। और त्रिपताका से हम लोग मुकुट, वृक्ष, दीप, कबूतर दिखाते हैं, जबकि पताका से झंडा और आशीर्वाद दिखाते हैं। वहीं अर्ध पताका से आप क्या दिखाएंगे? अर्ध पताका से पल्लव, नदी तट या कोई बात कहने का संकेत। और कर्तरी मुख से क्या दिखाएंगे आप? कर्तरी मुख से विछोह दिखाएंगे, विद्रोह दिखाएंगे, रुदन, करुणा, ये सारी चीजें दिखाएंगे। तो आंसर की के अनुसार जब पताका मुद्रा में अनामिका उंगली झुकती है तो त्रिपताका मुद्रा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतनाट्यम नृत्य के प्रदर्शन क्रम में सर्वप्रथम क्या किया जाता है? अल्लाह रिपू किया जाता है आंसर की के अनुसार भी, और ऐसे भी सही है। किस हस्त मुद्रा का प्रयोग आशीर्वाद देने या झंडा दिखाने के लिए किया जाता है? झंडा या आशीर्वाद के लिए तो पताका ही यूज होता है। यहाँ नेक्स्ट जो है त्रिपताका में अभी मैंने बताया कि मुकुट, वृक्ष, दीप, कबूतर इत्यादि दिखाने के लिए, और अराल जो है उसको विष या अमृत पीने के लिए और प्रचंड हवा का, पवन का वेग दिखाने के लिए
इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम के किस चरण में घुंघरुओं का काम दिखाया जाता है? आपका जो है आंसर की के अनुसार भी तिल्लाना में घुंघरुओं का काम दिखाया जाता है। पदम में भाव प्रदर्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला क्षेत्र के संस्थापक कौन है? रुक्मणी देवी अरुंडेल कला क्षेत्र की संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको नृत्य सुमंगली कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा देवदासी। इसमें लिखा हुआ नृत्य सुमंगली, जबकि होगा नित्य सुमंगली। क्या होगा? नित्य। ठीक है, और यह देवदासी के लिए प्रयोग किया हुआ है। और नित्य सुमंगली का अर्थ होता है सदा विवाहित। देवदासियों को माना जाता था कि वो लोग भगवान से उनका विवाह हो गया है, और जब ऐसी प्रथा की जाती थी तो उनके गले में एक सोने की चेन पहनाई जाती थी जिसे बोट्टू कहा गया। क्या कहा गया? बोट्टू। तो नित्य सुमंगली का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा देवदासी, जो कि आंसर की में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचम सवारी कितनी मात्राओं की ताल है? पंचम सवारी 15 मात्राओं की ताल है। ताल से अच्छा खासा क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो की होगी तो आपको पता होगा कि मतलब लगभग 6-7 क्वेश्चन ताल से रहे हैं। रूपक ताल में खाली किस मात्रा पर होती है? देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार एग्जामिनेशन का हिस्सा बन रहा है। रूपक ताल में खाली पहली मात्रा पे होती है। अलग अलग तरीके से घुमा के उसी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। आंसर की में भी इसी को सही माना गया है, पहली मात्रा पे खाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य में किस ताल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर की में है कहरवा। कहरवा ताल ही होगा। कहरवा ताल कितने मात्रा की है? 8 मात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राग में तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है? अब यहाँ एक चीज आप जानेंगे कि म्यूजिक से भी काफी अच्छे खासे सवाल आए हैं, जो कि बहुतों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा अगर उन्होंने म्यूजिक का बिल्कुल अध्ययन नहीं किया होगा तो इसमें जो आएगा बिलावल की, अगर आप आरोह, सिर्फ आपको आरोह और अवरोह का ध्यान रखना है, इसमें आरोह से ही पकड़ में आ जाएगा। बिलावल का आरोह में सारे स्वर शुद्ध होते हैं, मतलब सारे गामा पधा निसा 7 स्वर रहते हैं, 7 स्वर इसमें अवेलेबल रहते हैं। और भैरवी में जो होता है उसमें रे, ग और ध, नी, ये 4 स्वर कोमल होते हैं। बाकी होते तो 7 हैं, लेकिन ये 4 कोमल होते हैं। बिलावल में 7 स्वर शुद्ध, और भैरवी में ये 4 कोमल लेकिन होते हैं 7। अब यमन ही एक ऐसा राग है जिसमें जो आपका सवाल हुआ है तीव्र म का, तो तीव्र म का इस्तेमाल यमन में होता है, और इसकी स्वर लिपि बनती है नी, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। तो ये जो है म के ऊपर थोड़ी सी तिरछी लकीर वो तीव्र म के लिए है। तो कुछ ऐसी स्वरलिपि यमन के लिए बनती है। आंसर की में भी यमन को ही सही माना गया है। यमन होगा ही, क्योंकि बाकी दोनों स्वरलिपि में कहीं भी तीव्र म का प्रयोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनय के कितने भेद हैं? अभिनय के 4 भेद हैं। कौन कौन? पहला है आंगिक, दूसरा है वाचिक, तीसरा है आहार्य, और चौथा है सात्विक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही होगा 4B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्राभूषण का प्रयोग किस अभिनय के अंतर्गत किया जाता है? तो आहार्य अभिनय के अंतर्गत। जो चारों अभिनय का मैंने नाम बताया उसमें से सात्विक यानी भक्ति प्रधान जो भी अभिनय होता है, मन से सच्चा, उससे रिलेट करते हैं। आंगिक अंगों से, अंग उपांग और प्रत्यंग से जो अभिनय किया जाए। आहार्य वेशभूषा, आहार्य में वेशभूषा आता है। और वाचिक में बोलना, मुख से बोलना, जिसे नाट्य में बोलने की जरूरत आती है।
तो जो बोलने वाली अभिव्यक्ति आएगी वो वाचिक में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य के बोल के साथ वाद्यों, पक्षियों, प्रकृति की विभिन्न ध्वनियों को मिलाकर नाचा जाए तो उसे कौन सा टुकड़ा कहते हैं? उससे प्रीमलु कहते हैं। प्रीमलु या परमेलु में ही वाद्य, पक्षी, प्रकृति की विभिन्न ध्वनियों का इस्तेमाल बोल बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस के कितने भेद हैं? तो इसका जवाब आप भी जानते हैं कि रस के 9 भेद हैं। कौन कौन? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, विभत्स, भयानक, अद्भुत और शांत। आधुनिक काल के हिसाब से नहीं पूछा है, नहीं तो आपको 11 में भी हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस की उत्पत्ति किससे होती है? तो कई बार हम लोग ये इसमें पढ़ते हैं परिभाषा में, कंफ्यूजिंग भाव, अनुभाव, विभाव, अस्थाई भाव के मिलने से रस की उत्पत्ति होती है। लेकिन इसमें जो भी ऑप्शन है, आप अगर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं तो उपयुक्त में एक से अधिक भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें भाव, अस्थाई भाव से रस की उत्पत्ति होती है और आंसर की में भी भाव को ही दिया गया है। अस्थाई भाव तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन भाव से भी ये रिलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाना गाते समय चढ़ते व उतरते स्वर को क्या कहते हैं? यह संगीत का क्वेश्चन है। गाना गाते समय चढ़ते स्वर को आरोह कहते हैं और उतरते स्वर को अवरोह कहते हैं। ये मैथ से भी आप समझ सकते हैं कि जब आप लोग मैथ का अध्ययन करते हैं तो उसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं। वही है, आरोह मतलब चढ़ते हुए, अवरोह मतलब उतरते हुए या घटते हुए। तो इसका सही आंसर की में भी सी ही लगाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का पुरुष प्रधान शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? केरल का पुरुष प्रधान शास्त्रीय नृत्य कथकली है। मोहिनी अट्टम सिर्फ फीमेल के लिए है और कुचिपुड़ी में दोनों करते हैं, पुरुष भी करते हैं, महिलाएं भी करती हैं, लेकिन पुरुष प्रधान शास्त्रीय नृत्य स्पेशली कथकली को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत रास व कुंज रास किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये मणिपुरी से संबंधित है और मणिपुर में रास नृत्य के 5 प्रकार हैं। कौन कौन? महारास, बसंत रास, कुंज रास, नित्य रास और 5वां है दिवा रास, जिसमें कि आपको पूछा गया है बसंत रास व कुंज रास। बसंत रास और कुंज रास 2रा और 3रा नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो यह किससे रिलेटेड है? मणिपुरी नृत्य में। वैसे तो रास से सभी नृत्यों में प्रदर्शित किया जाता है, कथक वगैरह में भी, लेकिन स्पेशली इसका बहुत ज्यादा वेरिएशन मणिपुरी नृत्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाजिद अली शाह तथा महाराज चक्रधर सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथक नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुख का रंग हरा, काला, लाल पात्र के अनुसार किया जाता है? और यह क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि फेस पे कलर कथकली नृत्य में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत में समय की गति, समय की गति से ही डिनोट हो जाएगा कि लय को कहते हैं, और जब समय के को मापने का पैमाना पूछा जाता है तब ताल होता है। ओके, तो सही ऑप्शन इसका लय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दुर्गा लाल जी का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध कथक नृत्य शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत में समय की गति को नापने का पैमाना ताल। ओके, समय यहाँ देखिए, समय की गति को क्या कहते हैं? तो लय, और गति को नापने का पैमाना ताल हो गया। थोड़ा सा का फर्क है, और देखिए क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है, तीव्रा ताल की कितनी मात्राओं, तीव्रा ताल कितनी मात्राओं की ताल है? तो 7 मात्राओं की ताल। 14 मात्राओं की कौन सी ताल है? 14 मात्राओं की धमार है। आपको और भी देखना होगा, इस तरह का सवाल सीधा पूछा जाता है तो ये देखना है कि पहले तीनों को देखना है,
चार ताल 12 है, गजझप्पा 15 है और धमार 14 है। तो ऑप्शन आएगा धमार, 14 मात्रा की ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचिक अभिनय का प्रयोग सबसे अधिक किस में होता है? जाहिर सी बात है नाट्य में सबसे अधिक प्रयोग होता है, क्योंकि बोलना नृत्य में नहीं होता और नृत्य में थोड़ा बहुत पढ़ंत करने टाइम होता है, लेकिन उसकी उतनी आवश्यकता भी नहीं है, मतलब वो प्रधान नहीं होता। सो नाट्य में तो वाचिक अभिनय के बिना काम नहीं चल सकता, इसलिए ऑप्शन सी। आंसर की के अनुसार भी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग प्रत्यंग एवं उपांगों के विविध प्रकार के संचालन से किया जाने वाला अभिनय आंगिक अभिनय कहा जाता है। ये अभिनय पढ़ने के दौरान ही क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर संचालन के कितने प्रकार हैं? तो जो भी अभिनय दर्पण के अनुसार सिर संचालन बताए गए हैं वो 9 है, तो सही ऑप्शन है आंसर की के अनुसार भी 9। अब वो 9 कौन कौन है? पहला है सम, दूसरा है उद्वाहित, इसे मिटाना होगा, तीसरा है अधोमुख, चौथा है आलोलितम, आलोलित, पांचवा है धुत, इसे मिटाएं, छठा है कंपित, सातवां है परावृतम, फिर है उत्क्षिप्त। ओके, नेक्स्ट है परिवाहित। ये 9 आपके जो हो गए सिर संचालन के प्रकार है, और नाट्य शास्त्र के अनुसार 13 है टोटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न अधिक ऊंचा न अधिक नीचा मध्य स्थित सिर को क्या कहते हैं? तो जो भी इसका वर्णन किया गया है उस हिसाब से समसिर है, आंसर की के अनुसार भी। धुत सिर को दाएं से बाएं घुमाया जाता है, जैसे आप कह रहे हो किसी बात के जवाब में ना, नहीं, जैसे नहीं में आप सिर हिलाते हैं वैसा ही सिर धुत का होता है। और उक्षिप्त सिर का होता है, सिर थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, तिरछी स्थिति में होता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं बैठे हो और आप छत पे देख रहे हो किसी एक तरफ, गर्दन थोड़ी सी ऊंची करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर कितने हैं? स्वर 7 हैं। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाई में घूमते हुए सिर को क्या कहते हैं? तो जो भी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि गुलाई में घूमते हुए सिर को आलोलितम बोलते हैं। जो 9 सिर का भी मैंने बताया अभिनय दर्पण के अनुसार, उसके हिसाब से आलोलित होगा। अक्षर को ध्यान से समझिए, आलोलित। और आंसर की में इसको सही माना गया है, किसको? आलोकित को। ओके, तो आलोकित, यहाँ आलोकित जो है वो शब्द आता है दृष्टि भेद में, और दृष्टि भेद में घूमते हुए सिर नहीं, लेकिन आंखों के अंदर जो काली पुतली जिसे बोलते हैं वो गोलाई में घूमती है, जिसे आलोकित बोलते हैं। तो यह जो आंसर की में सही माना जा रहा है वो एक्चुअली सिर के भेद में नहीं आता है, वो दृष्टि भेद में आता है। तो आप इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? स्वरों के रहने का स्थान क्या कहलाता है? तो जो भी परिभाषा है, क्रमानुसार 7 स्वर क्रमानुसार
7 स्वर यानी शुद्ध स्वर को सप्तक कहते हैं, ठीक है, जिसमें 5 विकृत स्वर भी शामिल होते हैं। मतलब सप्तक में 12 स्वर होते हैं टोटल। फिर है जो कानों से सुनी जा सके वह श्रुति है। श्रुति का परिभाषा क्या बनता है? जो कानों से सुनी जा सके वह श्रुति है। श्रूयते इति श्रुति एक श्लोक है छोटा सा, और अंतरा के लिए है, अंतरा की परिभाषा है कि जो मुखरे के बाद की लाइंस होती है गाने में वह अंतरा होती है। तो इस परिभाषिक रूप से अगर देखा जाए तो स्वरों के रहने का स्थान सप्तक ही होगा परिभाषिक रूप से, क्योंकि वही क्लियर कर रहा है। सप्तक में स्वर रहते हैं। स्वर कितने स्वर? 12, 7 शुद्ध और 5 विकृत। तो सही ऑप्शन आंसर की के हिसाब से भी है सप्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरज, ऋषभ और गांधार क्या है? इसमें जो है सरज, ऋषभ और गांधार जो है वो स्वर के नाम है, लेकिन आंसर की में सप्तक दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि सरज, ऋषभ और गांधार स्वर के नाम है, सप्तक के नाम नहीं है या सप्तक से डिनोट नहीं होता है। हाँ, प्राचीन समय का जो हम लोग सप्तक का स्थान पढ़ते हैं उसमें कहीं इसका वर्णन है कि सारजी और गांधारी सप्तक का जो पहला सुर होता है उसे माना जाता है, लेकिन वो सरज, गांधार और धैवत से आई थिंक होता है, उसमें ऋषभ नहीं होता। तो यह क्वेश्चन भी मेरे लिए ऑब्जेक्शन का बनता है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्तक के कितने प्रकार हैं? इसमें आंसर की के अनुसार भी सही है 3। सप्तक के जो प्रकार हैं वो 3 हैं, सही ऑप्शन जाएगा बी। कौन कौन प्रकार हैं? तार सप्तक, मध्य सप्तक, मंद्र। सीधा बोले तो मंद्र, फिर मध्य, फिर तार, 3 सप्तक के ये नाम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई तथा सितारा देवी किस नृत्य से संबंध रखती हैं? तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं और सितारा देवी कथक से। इस तरह का जोड़ा किसी और में है नहीं। वैसे नाम के सीक्वेंस के हिसाब से देखा जाए तो पहले भरतनाट्यम होना चाहिए, फिर कथक होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा कोई जोड़ा है नहीं, सो उल्टा पुल्टी भी चलेगा। सही ऑप्शन जाएगा आपका कथक और भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनय दर्पण के अनुसार घुंघरुओं को किस रंग की डोरी में पिरोना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीली डोरी में। अभिनय दर्पण में एक श्लोक भी है जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कांसे का घुंघरू होना चाहिए और डोरी जो होगी वो नीली रंग की होनी चाहिए, और उसे एक एक उंगल के दूरी पे बांधना होगा, और एक पैर में कम से कम जो घुंघरू हो वो 100 की संख्या में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथक नृत्य में अंगरखा का प्रयोग किस काल में हुआ? तो अंगरखा जो है वो मुगल काल में हुआ, ठीक है। मुगल काल की जो वेशभूषा है वो अंगरखा पहनती थी, और ब्रिटिश या आधुनिक काल में वस्त्रों का बहुत सारा मिला जुला रूप आया। सो अंगरखा प्राचीन वेशभूषा के अंतर्गत आता है, खासकर मुगल में, तो इसका सही ऑप्शन जाएगा मुगल काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रव्य, दृश्य और रस अनुभूति सभी का एक साथ आनंद किस में उठाया जाता है? तो श्रव्य और दृश्य का जो होता है वो नृत्य में आनंद उठाया जाता है। गायन और वादन नहीं होगा, क्योंकि गायन में कई बार जब आप सुनते हैं ना या वादन में, तो आंखों को अगर बंद कर लें तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप कानों से भी सुनते हुए आनंद ले सकते हैं। लेकिन नृत्य में ऐसा नहीं होता, या नाट्य में भी। अगर नाट्य का यहाँ पे ऑप्शन होता तो आप नाट्य भी लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भानु जी किस घराने के प्रवर्तक हैं? भानु जी का रिलेशन जयपुर घराने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव क्या है? इसमें जो रसों का है वो स्थायी भाव पूछा जा रहा है, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? विस्मय या आश्चर्य हो जाएगा, और भय का अस्थायी भाव भयानक
भय का जो भाव है, अस्थाई भाव, वो भयानक रस से रिलेट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन नर्तकों की जोड़ी देवपरी के नाम से जानी जाती है? तो इसमें जो भी ऑप्शन है उसमें हनुमान और हरिहर प्रसाद की जोड़ी देवपरी के नाम से जानी जाती है। अगर आपने मेरा जो डांस से रिलेटेड वीडियो है जो STET के समय डाला था, मैंने उसमें इस चीज की चर्चा की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घराने के जन्मदाता ईश्वरी प्रसाद जी को माना जाता है? लखनऊ घराना। इससे आप अच्छी तरह परिचित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाजिद अली शाह के नृत्य गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ठाकुर प्रसाद जी। कहीं कहीं दुर्गा प्रसाद जी का भी नाम आता है, लेकिन मोस्टली हम लोग ठाकुर प्रसाद जी के नाम से ही जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के पिता का क्या नाम था? तो बिरजू महाराज के पिता का नाम अच्छन महाराज था। इन्हें अच्छे भैया भी कहते हैं। लच्छू महाराज, शंभू महाराज एक ही समय के थे, ये इनके भाई थे, यानी बिरजू महाराज के ये लोग चाचा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस घराने को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो बनारस घराने को हम लोग जानकी प्रसाद घराना के नाम से भी जानते हैं। ईश्वरी प्रसाद घराना लखनऊ घराने का हो गया, और सितारा देवी घराना तो है नहीं, इनके नाम से नहीं है, लेकिन ये बनारस घराने से रिलेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलंबित लय में लक्ष्मण परन किस घराने की विशेषता है? तो लक्ष्मण परन एक्चुअल में साहित्यिक विधा है, साहित्य इसमें होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर घरानों की विशेषता आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि साहित्य से रिलेटेड परन आपके जो होते हैं वो जयपुर घराने में ज़्यादा होते हैं, जैसे कि पक्षी परन, जाति परन। यहाँ का जो घराने का भाव होता है वो सात्विक वाला भाव है, तो जाहिर सी बात है सात्विक भाव यानी लक्ष्मण परन जयपुर घराने से रिलेट करेगा। आंसर की में भी यही दिया हुआ है। लखनऊ घराना छोटे तोरो टुकड़ों नटवरी बोल के लिए ज़्यादा फेमस है, भाव के लिए ज़्यादा फेमस है, और बनारस घराना जो है वो भक्ति भावपूर्ण नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नी सा गा मा पा नी सा यह आरोह किस राग का है? तो यह जो है वो बिहाग राग का नोटेशन है, नी सा गा मा पा नी सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? मैंने बहुत पहले आप लोग को STET के वीडियो में भी ये याद करने की ट्रिक बताई थी कि आंध्र से आपको कुआं याद रखना है। कुआं यानी कुचिपुड़ी, और आंध्र प्रदेश भरतनाट्यम से भात का यानी भरतनाट्यम, और तमिलनाडु का तो आंध्र प्रदेश के लिए सही हो जाएगा कुचिपुड़ी। और मोहिनी अट्टम जो है वो केरल से 2 नृत्य निकलते हैं, एक मोहिनी अट्टम और एक, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य का प्राचीन नाम दासी अट्टम है? तो ये सही जवाब है भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण तीर्थ के लिखे तरंगम के पद किस नृत्य में प्रचलित है? कुचिपुड़ी में तरंगम जो है एक पार्ट है जो किया जाता है, रेप्रोटायर उसका चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम सभ्यता का प्रभाव सर्वाधिक किस घराने पे पड़ा? तो जो इसका जवाब आएगा वो लखनऊ घराने के लिए आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लखनऊ का जो एरिया रहा है वो मुगलों के आगमन का एक केंद्र रहा है, जिस वजह से लखनऊ घराने के नृत्य पे मुस्लिमों का प्रभाव ज्यादा नजर आया है। ऐसा हम इतिहास में भी पढ़ते हैं। लखनऊ घराने का उद्भव में वाजिद अली शाह के काल से भी माना जाता है, उन्होंने भी इस नृत्य को काफी बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खमाज राग में कौन सा स्वर कोमल होता है? तो इसका सही जो आंसर की में जवाब है कोमल नी होता है। खमाज राग में कोमल नी स्वर होता है, इसका जो नोटेशन बनता है, लेकिन आरोह में होता है। आरोह में स्वर है रे वर्जित होता है, सा ग म प ध नि सा होता है, और लौटते में यानी आरोह में सा नी कोमल लगता है, ध प म ग रे सा, और रे भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राग में ऋषभ और धैवत स्वर वर्ज है? तो रे ध जो है वो तिलंग में वर्जित है।
खमाज में जो है वो सिर्फ रे वर्जित है, इसलिए 2 पूछा है, रे ध वर्जित, तो इसलिए तिलंग ही होगा। और काफी में जो है ना वो 7 स्वर यूज किए जाते हैं, तो काफी तो होगा ही नहीं। तो आंसर की के हिसाब से भी राग तिलंग सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राग में गंधार और निषाद स्वर कोमल तथा बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं? तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा राग काफी में। राग काफी में गनी कोमल लगता है और शेष स्वर जो होते हैं शुद्ध लगते हैं। खमाज में है रे वर्जित होता है, ठीक है, और नी कोमल लगाया जाता है। आरोह में रे वर्जित अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, और लौटते समय नी कोमल लगता है और रे भी इस्तेमाल हो जाता है। जबकि राग बिहाग में रे ध वर्जित होता है। आरोह अवरोह में 7 स्वर रे ध वर्जित होता है और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं। आरोह में रे ध वर्जित होता है, मतलब वो पंच क्या बोलते हैं, आड़ो साड़ो संपूर्ण बनता है ना, तो आड़ो और संपूर्ण का नोटेशन बन जाता है बिहाग के लिए। रे ध वर्जित आरोह में और अवरोह में 7 स्वर का इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? लक्ष्मी ताल में 18 मात्राएं होती हैं, आंसर की के अनुसार भी ऐसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परन तथा चक्रदात परन में क्या समानता है? दोनों ही पखाउज के बोल द्वारा निर्मित होते हैं, दोनों ही तबले के बोल द्वारा निर्मित होते हैं। परन के सारे बोल पूरे पूरे 3 बार दोहराए जाते हैं। तो परन के ही सारे बोल पूरे पूरे 3 बार दोहराए जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। या चक्रदार परन की परिभाषा होगी कि बोल पूरे पूरे दोहराए जाते हैं, तो सिर्फ ए ऑप्शन है आंसर की के अनुसार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगमंच पर अच्छी प्रकाश की व्यवस्था की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका जो भी ऑप्शन है, दर्शकों को बैठने में सुविधा रहती है, ये नहीं होगा। दर्शकों को बैठने के लिए सुविधा कुर्सियों से होती है। कलाकार के मुखाभिनय को दर्शक भली भांति देख सके, ये ऑप्शन ज्यादा सटीक है। नर्तक का वस्त्राभूषण सुंदर दिखे, ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कल्याण थाट का राग कौन सा है? तो जो भी इसका ऑप्शन है वो राग काफी, राग तिलंग और राग बिहाग, इसमें से कल्याण थाट का राग हमें बताना है। तो सही ऑप्शन होगा काफी, जो है वो काफी थाट का है, ठीक है। बिहाग जो है वो बिलावल का है और तिलंग जो है वो खमाज का है। लेकिन अब इसमें से तीनों कोई नहीं है। पहली एक बारगी तो यही दिख रहा है लेकिन बिहाग को कुछ विद्वान कल्याण थाट का भी मानते हैं, तो सही ऑप्शन जाएगा आपका राग बिहाग। देखिए, ऐसे अपवाद स्वरूप जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी ट्रिकी तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो यह फंसाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीवा संचालन कितने प्रकार का होता है? ग्रीवा संचालन 4 प्रकार का होता है अभिनय दर्पण के अनुसार। चारों के नाम है सुंदरी ग्रीवा, तिरश्चीना ग्रीवा, परिवर्तिता ग्रीवा और लास्ट प्रकंपिता ग्रीवा, ठीक है। ये सारे जो हैं वो नेक संचालन यानी ग्रीवा संचालन के भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे की ओर देखती हुई दृष्टि क्या कहलाती है? मीलित दृष्टि, अवलोकित दृष्टि, सांची दृष्टि, ये दृष्टियों के नाम हैं। तो मीलित दृष्टि का जो होता है वो अधखुली आंख बनता है, जिसमें अधखुली आंखें रहती हैं। अवलोकित दृष्टि में नीचे की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ। और सांची दृष्टि जो होती है वो तिरछी दृष्टि मानी जाती है, तिरछी नजर से निहारने को सांची बोलते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? अवलोकित। आंसर की के अनुसार भी अवलोकित ही ऑप्शन दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रू संचालन के कितने भेद हैं? भ्रू संचालन के 7 भेद हैं। सातों के नाम क्या क्या है? उपक्षेप, नेक्स्ट है पातन, नेक्स्ट है भ्रुकुटी, इसका नेक्स्ट है चतुर। ये 4 हो गए, ठीक है। मुझे मिटाना पड़ेगा स्पेस की कमी। फिर है कुंचित, व्रेचित और सहज।
ठीक है, ये 7 नाम हुए। बेटर होगा आप साथ साथ नोट करें अगर आपको नॉलेज नहीं है तो सही ऑप्शन होगा 7। कौन कौन? उपक्षेप, पातन, ब्रुकुट, चतुर, कुंचित, रेचित, सहज। नेक्स्ट क्वेश्चन है घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? ये आसान सा क्वेश्चन है, राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल एक भौं को ऊपर उठाने को क्या कहते हैं? तो केवल एक भौं को ऊपर उठाने को हम रेचित कहते हैं। रेचित में एक भौं उठाते हैं, पातन में दोनों भौं को नीचे झुकाते हैं। पातन मतलब गिराना होता है, जैसे आप नाक से कोई चीज सूंघते हैं उस समय जो आपकी आईब्रो सिकुड़ती है, चेहरा सिकोड़ते हैं जब, या तो आप घृणा में होते हैं तब भी। और सहज है जिसमें आप नॉर्मल तरीके से रहते हैं, आपका फेस सामान्य रहता है, उसमें उसे सहज कहते हैं। धन्यवाद, बने रहिए मेरी नेक्स्ट वीडियो में।